हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम पुनीत मिश्रा है और आप सभी लोग का आशीर्वाद के आईएएस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग यहाँ पे जल्दी से आ जाएं और यहाँ पे जो मैं क्लास लेता हूँ हिस्ट्री पॉलिटी और करंट अफेयर की क्लास भी बहुत जल्दी स्टार्ट होगी। और ब्राह्मण साम्राज्य की बात करते हैं। कितने सारे, चाहे गुप्त साम्राज्य हो, मौर्य साम्राज्य हो, ब्राह्मण साम्राज्य का भी कुछ उद्घोष रहा है। वो कौन कौन से रहे हैं राजा और कौन कौन से राज्य और डायनेस्टी रही हैं जिनकी वजह से ब्राह्मण साम्राज्य भी आगे बढ़ा। अब ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में हम लोग बात करें, ब्राह्मण साम्राज्य, तो ब्राह्मण साम्राज्य में भी बहुत सारे राजा हुए, बहुत सारे राजा हुए। और वो कौन कौन से राजा हैं और कहाँ कहाँ पर इन्होंने विजय पाई और कहाँ से इन्होंने अपना झंडा फहराया, कहाँ से पातका फहराई, ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे। डिटेल थोड़ी सी ज़्यादा है, वो एसएससी से लेकर आईएएस तक भी है। तो इन चीज़ों को अगर हमें जानना है, इन चीज़ों को अगर हमें जानना है तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा और पढ़ना होगा। अगर हम बात करें ब्राह्मण साम्राज्य, देखिए पूरा एनसीईआरटी हम लोग लेके चलेंगे। ब्राह्मण साम्राज्य में अगर हम बात करें, ब्राह्मण अंपायर की बात करें, तो मौर्योत्तर काल जो था, पोस्ट मौर्यन पीरियड, जो मौर्य पीरियड था, मौर्य पीरियड में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कुछ फॉरेन स्टेट थे, कुछ विदेशी राज्य भी थे, विदेशी राज्य कुछ विदेशी राज्य भी थे और कुछ देसी कुछ देसी राज्य भी थे, ब्राह्मण राज्य भी थे। अब यहाँ पे कौन देसी थे कौन विदेशी थे, इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल जरूर जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें जो उत्तर पश्चिम सीमा थी, उत्तर पश्चिम सीमा का जो प्रांत हिस्सा था, प्रांत माने हमेशा ध्यान रखिएगा उस हिस्सा, उस पार्ट की बात हो रही है, ठीक है। तथा मध्य भारत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड सेंट्रल इंडिया। दूसरा देसी ब्राह्मण जो राज्य था, जैसे हम लोग मगध की बात कर रहे थे, मुख्यतः पाटलिपुत्र और महाराष्ट्र। पाटलिपुत्र मतलब जो पटना क्षेत्र है, पटना क्षेत्र है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हिंदू, यवन, शक, पल्लव, कुषाण वंश, जो विदेशी राज्य थे या बाहर से आए थे या किसी तरह से बिलोंग कर रहे थे, ठीक है, ऐसा बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है। हिंदू है, यवन शासक है, शक है, ठीक है, पल्लव है, कुषाण वंश है, ये सब विदेशी स्टेट थे, फॉरेन स्टेट थे, जो इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और मध्य भारत। हालांकि वो पूरा एक बृहत भारत ही था, बट बॉर्डर सीमाएं थी, इनको ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो शुंग वंश, इसकी बात कर रहे हैं, शुंग वंश। दूसरा है कर्ण वंश, तीसरा है सातवाहन वंश, मतलब आंध्र सातवाहन वंश बोलते हैं, और वकाटक, ठीक है, वकाटक और चेदी वंश। ऐसे बहुत सारे वंश हैं जो देसी रियासतें हासिल किए हुए थे, देसी रियासतों पे अधिकार था इनका, ठीक है। और ये देश की सीमाओं के काफी अंदर क्षेत्र, जैसे हम लोग पटना की बात कर रहे हैं, जो पाटलिपुत्र हुआ करता था एक समय, और महाराष्ट्र की सीमाएं। अब आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, कुछ चीजें और देखते हैं कि भाई एक विदेशी और देसी जो ब्राह्मण अंपायर था, ब्राह्मण साम्राज्य था, उसकी तो हम लोगों ने बात कर ली। अब कुछ और ऐसे स्टेट जो इंपॉर्टेंट हैं, देखते हैं उनका इंट्रोडक्शन। तो भाई मौर्य साम्राज्य का पतन हो चुका था, इसका मौर्य साम्राज्य का पतन हो चुका था। पाटलिपुत्र और महाराष्ट्र के पास कुछ विकसित राज्य अभी भी थे, डेवलप राज्य अभी भी थे। वो कौन से राज्य थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर ये शासन पतन की ओर बढ़ चुका था, खत्म हो चुका था, फिर भी कुछ पाटलिपुत्र और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में कुछ विकसित राज्य अभी भी थे। जैसे सबसे पहले नंबर 1 पे अगर हम लोग बात करें,
जिसको हम लोग बोलते हैं शुंग वंश, शुंग डायनेस्टी, शुंग वंश। दूसरा है कर्ण वंश, तीसरा है सातवाहन वंश, सातवाहन वंश, तीसरा है वकाटक वंश। ठीक। शुंग वंश का जो प्रतापी राजा रहा है, जैसा कि आपने नाम सुना होगा, पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम सुना है? पुष्यमित्र शुंग। तो ये राजा जो काफी प्रतापी रहा है, जिसके बारे में आपने सुना होगा, पुष्यमित्र। ठीक है। एक राजा जो कर्णवंश था, वासुदेव के बारे में भी आप लोगों ने कुछ सुना होगा। और अगर आप पेपर पढ़ रहे हैं और यूपीएससी देना चाहते हैं तो इनको भी आपको जानना होगा। जैसे एक सातवाहन वंश का था शिमुख, ठीक है, और वकाटक का था विनय शक्ति, विनय शक्ति, ठीक है, विनय शक्ति। तो ये सारे वंश थे जो ब्राह्मण वंश थे, और ब्राह्मण वंश के कुछ प्रतापी राजा थे जिनके नाम यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किए। ठीक है। शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग था, कर्ण वंश का वासुदेव था, और सातवाहन वंश का सिमुख था, और वकाटक वंश का विनय शक्ति था। तो ये जो टॉपिक है आपको ध्यान देने हैं, पढ़ने हैं। अब शुंग वंश जो था, शुंग वंश जो प्रतापी राजाओं से भरा हुआ था, उनकी एक अगर हम चैन देखते हैं, उनकी अगर हम एक चैन देखते हैं शुंग डायनेस्टी की, तो शुंग वंश मूलतः उज्जैन की ब्राह्मण जाति थी। उज्जैन, उज्जैन का नाम आपने सुना ही होगा। ठीक है। पुष्यमित्र सबसे पहला कौन था? तो सबसे पहला था पुष्यमित्रा, पुष्यमित्रा। दूसरा कौन था? अग्निमित्र, अग्निमित्र। तीसरा कौन था? वसुमित्र, वसुमित्र। तीसरा कौन था? अरे हिंदी में लिख दिया, भागभद्र। ठीक है, भागभद्र। और एक था देवभूति, देवभूति। ठीक है। तो पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वसुमित्र, भागमित्र और देवभूति, जिसमें आपने सबसे फेमस नाम अगर सुना होगा, पुष्यमित्र और अग्निमित्री का नाम ज्यादा फेमस आपने सुना होगा। ठीक है। अब अगर बात करें पुष्यमित्र शुंग कौन था, पुष्यमित्र शुंग की बात अगर हम करें कि क्यों फेमस था, भाई देखिए, मौर्य वंश के अंतिम शासक, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? भाई मैंने पहले ही बताया था, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो देखिएगा, पिछले में मैंने बताया था कि बृहद्रथ की हत्या करके भाई उदयन ने कह दिया था कि भाई हमारी हत्या मत करना, क्योंकि पितृहंता वंश था, सभी लोग पिता को मारकर कर रहे थे। पर यहाँ पे बृहद्रथ की हत्या किसने कर दी? बृहद्रथ की हत्या करके मगध में शुंग वंश की नींव डाली किसने? पुष्यमित्र शुंग। उसके सेनापति जो अमात्य था, उसने ही हत्या कर दी। मतलब एक चैन चलती रही हत्या करने वाली, मार के ही शासन पे बैठना। तो यहाँ पे अगर हम राजधानी की बात करें तो राजधानी कौन सी थी? विदिशा। राजधानी कौन सी थी? विदिशा थी, विदिशा राजधानी थी। और इनके जो प्रमुख कार्य थे कि भाई 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया। तो देखिए मैंने कहा था कितना फेमस है अश्वमेध यज्ञ। पुरोहित कौन थे? पतंजलि, जो काफी नाम फेमस होगा, पंतजलि सुना होगा या पतंजलि, जो भी सुना होगा। तो जो इनके पुरोहित है, अश्वमेध यज्ञ का मतलब ही होता है कि अश्व का वह घोड़ा छोड़ना होता है और सभी को एक पराजय स्वीकार करनी पड़ेगी। जो पराजय स्वीकार नहीं करेगा उसको राजा से युद्ध करना पड़ेगा। क्लियर? अश्वमेध यज्ञ, पुरोहित पतंजलि। हिंदू यूनानी शासक मिनांडर को भी हराया था, हिंदू यूनानी शासक मिनांडर को भी हराया था। सतना में भरहुत स्तूप का भी निर्माण कराया था। वैदिक धर्म और संस्कृत का पुनरुत्थान इसके शासनकाल में काफी ज्यादा हुआ था, काफी ज्यादा हुआ था।
सांची स्तूप की जो वेदिका स्थल था, रेलिंग का पुनः निर्माण कराया था। जो बाउंड्री थी टूट गई थी, जिसको पुनः निर्माण कराने में भी पुष्पमित्र सुंग का हाथ है। लकड़ी के स्थान पर पत्थर, ठीक है, लकड़ी के स्थान पर पत्थर से रेलिंग बनवाई, ठीक है। तो काफी सारे अच्छे काम किए। अब जो और भी शुंग वंश थे, जिसमें दूसरा नाम किसका आता है? दूसरा नाम आता है अग्निमित्र का। किसका नाम आता है बच्चों? अग्निमित्र का। अग्निमित्र का बात करें तो कालिदास द्वारा लिखित नाटक, एक नाटक था जिसका नाम था मालविकाग्नियम मित्रम। मालविकाग्नियम मित्रम का नायक जो अग्निमित्र को ही रखा गया था, जो आपको सामने यहाँ पे दिख रही है। संस्कृत हिंदी व्याख्यान है डॉक्टर रामशंकर पांडे के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, दूसरा अगर हम देखें, भागभद्र, जो तीसरे राजा हुए तुंग वंश में, भागभद्र, इन्होंने यूनानी राजा एंटियाकिल्डस ने हेलिओडोरस को अपना राजदूत बनाकर, भेजा, जिसने यहाँ भागवत धर्म को स्वीकार किया और विदिशा में भागवत वासुदेव के सम्मान में गरुड़ ध्वज की स्थापना करी। गरुड़ ध्वज, ठीक है, ये पिलर आप देख सकते हैं, गरुड़ ध्वज की स्थापना करी, ठीक है। देखिए, बहुत सारे गरुड़ ध्वज, बहुत सारे पिलर, बहुत सारे शिलालेख, जिसके बाद बहुत सारे विदेशी आक्रांत आए जिन्होंने बहुत सारे चेंजेस भी किए हैं, ऐसा आपने सुना भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवभूति, शुंग वंश का जो अंतिम शासक था, द लास्ट रूलर ऑफ द शुंगा डायनेस्टी, देवभूति। क्या नाम था उसका? देवभूति, ठीक है। 73 बीसी की बात चल रही है। यीशु मसीह के जन्म से 73 साल पहले की बात है, ज्यादा पहले की बात नहीं है, में वासुदेव ने हत्या करके कर्ण वंश, देखिए फिर रीजन क्या रहा? हत्या। तो ज्यादा पहले क्या थे, सब किसी न किसी तरह से हत्या करके ही राज्य पाते थे, और ये प्रथा सदियों तक चलती रही, ठीक है। कर्ण वंश 75 बीसी से 30 बीसी, मतलब 40 से 45 साल का इनका करियर रहा इस वंश का। संस्थापक फाउंडर कौन था भाई? जिसने हत्या करी थी। हत्या किसने करी थी? वासुदेव। तो यही कर्ण वंश का संस्थापक था। और अंतिम शासक सुशर्मा था। पर यहाँ पे देखिए कितनी अजीब दास्ता है, कितनी अजीब बात है। सोचिए, पूरी प्रजा, पूरा एक प्रशासन, अश्वमेध यज्ञ कराया हुआ, और उसमें राजा की हत्या कर दी गई, राजगद्दी पे कोई बैठ गया, पूरा प्रशासन, सोचिए उस समय कैसे हिल जाता होगा, लोग क्या सोचते होंगे, लोग क्या करते होंगे, ठीक है। तो संस्थापक वासुदेव और लास्ट सुशर्मा। अब यहाँ पे सातवाहन वंश की बात करते हैं। सातवाहन डायनेस्टी के 30 बीसी से लेकर 25 बीसी, ठीक है। तो भाई शिमुख, सातकर्णी, हॉल, यज्ञश्री पुलमावी, ठीक है। ये अगर आप नाम देख रहे हैं, हॉल है, गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये नाम आपने साउथ की मूवियों में भी खूब देखे होंगे। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, यज्ञश्री पुलमावी और पुलमावी चतुर्थ, ऐसे आपने नाम खूब सुने होंगे। खासकर ये जरूर सुना होगा सतकर्णी महाराज, साउथ में आपको खूब देखने को मिलता होगा ऐसी चीजों के बारे में, ठीक है। तो इन चीजों को अगर हम देखें, ये सब सातवाहन वंश है। सातवाहन वंश, इनका भी परिचय अगर हम पढ़ लेते हैं, ये मत्स्य पुराण में देखने को भी मिलता है। इसके संस्थापक कौन थे? तो शिमुख थे। इसके संस्थापक कौन थे? अभी हम लोगों ने बात करी थी, इसके संस्थापक बेटा कौन थे? तो शिमुख। शिमुख, शिमुख।
एरिया कौन था? तो देखिए महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की बात ही हो रही है। मूवी आप साउथ की देखते हैं तो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का बहुत सारा प्रभाव मिलता है। ठीक है? तो शिवमुख थे। एरिया कौन था? भारत पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला प्रथम राजवंश। भारत पर सर्वाधिक शासन करने वाला राजवंश 280 साल। 280 साल की बात हो रही है। 280 सालों तक यह वंश शासन करता रहा, सातवाहन वंश। ठीक है? पुराणों में भी आंध्र बोलते थे, आंध्र। ठीक है? अभिलेख कहाँ मिलता है? सातवाहन का अभिलेख, सातवाहन। तो आंध्र सातवाहन से इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है? मत्स्य पुराण में भी, प्राचीनतम पुराण सबसे, भाई मत्स्य पुराण क्या है? सबसे पुराना पुराण है और सातवाहन वंशावली के बारे में भी दिखता है। राजधानी कैपिटल क्या बनाई है इन्होंने? तो औरंगाबाद, जो महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है औरंगाबाद, इसके पहले इसका नाम था प्रतिष्ठान। ठीक है? राजधानी। राज की भाषा क्या थी? तो प्राकृत। आपने सुना होगा सबसे पुरानी भाषा संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, ऐसे भाषा सुनी होगी आपने। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे सतकर्णी का जो विवाह हुआ था, सतकर्णी का जो विवाह हुआ था वो हुआ था नागिनिका। कहाँ हुआ था? नागिनिका। ठीक है? विवाह जिससे हुआ था। नाना घाट अभिलेख महाराष्ट्र से यह चीजें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे सतकर्णी प्रथम ने दो अश्वमेध यज्ञ दो अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ किया था। दोनों ही बहुत बड़े यज्ञ हैं, राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध मतलब अश्व, घोड़ा, घोड़ा छोड़ना होता है। राजसूय यज्ञ पूरा एक सम्राट बनने की बात हो रही है, सम्राट। ठीक है? तो संस्कृत, तो यहाँ पे सतकर्णी इसीलिए बड़े फेमस है, साउथ में आपने सुना होगा। ब्राह्मणों को भूमि दान की प्रथा का आरंभ इन्होंने ही किया था। ठीक है? नागनिका ने संरचिका के तौर पर भी काम किया है। ठीक है? गार्जियन के रूप में भी काम किया है। ठीक है? ऐसा इन शिलालेखों से पता चलता है। ठीक है? उसके बाद हाल की बात करते हैं। प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती एक प्रेम प्रेम कथा की रचना करी गई है। ठीक है? गुणाढ्य, ठीक है, प्राकृत भाषा में बृहत कथा कोश में भी रचना करी गई है। सर्ववर्मन, ठीक है, संस्कृत भाषा में कातंत्र रानी मलयवती के अनुरोध पर किया गया है। ठीक है? ये जो आप देख रहे हैं ना, सातवाहन वंश गाथा सप्तशती, तो इसमें आप बहुत सारी डिटेलें मिलती हैं। ठीक है? पर जितनी चीजें पुरानी होती जाती हैं, अगर कुछ तथ्य, कुछ पुरानी चीजें, कुछ एंशिएंट ढांचे ना मिले तो लोग तो इसे कहानी ही समझेंगे। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतमीपुत्र सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी, जिनके बारे में देखिए मैंने लिखा भी है कि सबसे महान, की अगर बात करी जाए, सबसे महान सातवाहन शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है? नासिक के अभिलेख से पता चलता है कि एकमात्र ऐसा ब्राह्मण, आदित्य ब्राह्मण, वर्ण व्यवस्था का रक्षक और वेदों का आश्रयदाता, जिसे बोलते हैं गौतमीपुत्र सतकर्णी। ठीक है? शक शासक शक शासक ने नहपान को हराया। ठीक है? और यहां पर अगर हम बात करें, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। ठीक है? पुलमावी नाम क्या था? कौन से साम्राज्य से बिलोंग कर रहे थे? तो आंध्र सम्राट दक्षिणापथेश्वर। ठीक है? सिक्के भी चलवाए। दो पतवार वाली जहाज का चित्र उसमें बना हुआ था। दो पतवार वाली जहाज का चित्र उसमें उकेरा गया था। अब यहाँ पे बात करें अन्य जो सातवाहन शासक थे जो बच गए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे एक नाम आपको दिख रहा है, यज्ञश्री सतकर्णी। यज्ञश्री, तो यज्ञ, नाम देखिए कितने अच्छे नाम है, यज्ञश्री।
आपने देखा वहां पे श्री शब्द जरूर यूज होता है। तो अंतिम शक्तिशाली शासक था, अंतिम शक्तिशाली शासक था, और सिक्कों पर जलियान का चित्र भी बनाया। क्लियर। पुलमावी चतुर्थ, एक और नाम लेते हैं पुलमावी चतुर्थ। ये अंतिम शासक था और इसके समय से विघटन भी स्टार्ट हो गया था। इसके समय में विघटन भी स्टार्ट हो गया था। ठीक है। विघटन के रीजन क्या थे? विदर्भ का जो राजा था, विदर्भ का जो राजा था जिसका नाम था वकाटक। ठीक है। दक्षिणी महाराष्ट्र आभीर वंश, ठीक है। आंध्र प्रदेश का इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु वंश का तो नाम आपने खूब सुना होगा। और कर्नाटक का कदम्ब वंश, कर्नाटक का कदम्ब वंश, ठीक है, कदम्ब वंश। ये विघटन के रीजन थे, जो शक्तिशाली पावर मुंह उठा चुकी थी और उनकी वजह से इस राज्य का विघटन विघटन हो गया। आगे देखते हैं कुछ तथ्य हैं जो इंपॉर्टेंट हैं आपके यूपीएससी के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी देखते हैं। सातवाहन ने चांदी, तांबे, सीसा, सर्वाधिक शीशा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। ठीक है। कांसे की मतलब सिल्वर, कॉपर, लेड, लेड, पुट्टी एंड ब्रोंज। ठीक है। ब्रोंज। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में शीशे का इस्तेमाल ज्यादा करते थे। उसे रोम से मंगाया जाता था, उसे रोम से मंगाया जाता था। सातवाहन में हमें मात्र तंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। ठीक है। कैसे? मतलब मात्र सत्तात्मक की बात करें, मात्र तंत्रात्मक की बात करें, तो मात्र तंत्रात्मक क्या होता है? उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी। तो माता के नाम से जुड़ा हुआ था, इसलिए मात्र तंत्रात्मक बोला जाता है। अगर माता के द्वारा सत्ता संभाली जाए या उनका ही बोलबाला होता तो मात्र सत्तात्मक हो जाता, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृतंत्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था, पुत्र ही होता था। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको अगर आप पढ़ते हो तो पक्का यूपीएससी क्लियर हो जाए। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम, ठीक है, गौलमिक को सौंपा, गौलमिक को सौंपा। ठीक है। सातकर्णी एवं सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया था। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापित कृतियां कहाँ कहाँ देखने को मिलती हैं? तो कार्ले का चैत्य, अजंता और एलोरा की गुफाओं का जो निर्माण है वो अमरावती कला का विकास किया। ठीक है। अमरावती कला का विकास किया। क्लियर है ना? आगे देखते हैं। इतना आप लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है? अब बात करते हैं वकाटक वंश। वकाटक वंश जो है, इसका पहला जो राजा था विंध्य शक्ति था, फिर प्रवर सेन था, फिर रुद्रसेन था, फिर पृथ्वी सेन था, फिर प्रवर सेन सेकंड और पृथ्वी सेन सेकंड। नाम एक ही जैसे हैं तो फर्स्ट सेकंड हो जाते हैं। क्षेत्र कौन सा था ये भी देखिए, साउथ इंडिया का क्षेत्र था, साउथ इंडिया का क्षेत्र था, दक्षिण भारत का क्षेत्र था। तो वकाटक राजवंश की स्थापना देखिए 255 ईस्वी में हुई। 255 ईस्वी मतलब यहाँ पर हम एडी की बात करते हैं कि लगभग विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने करी। विंध्य शक्ति इसका संस्थापक था, वाकटक वंश का, वकाटक वंश का। ठीक है। इसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार, मतलब बरार जो जगह है आज, पहले वो विदर्भ हुआ करती, विदर्भ के स्थानीय शासक थे, विदर्भ के स्थानीय शासक हुआ करते थे। ठीक है। आगे अगर हम देखें, विंध्य शक्ति के पश्चात जो फाउंडर था विंध्य शक्ति, उसके बाद उसका पुत्र कौन था? प्रवर सेन प्रथम।
275 से लेकर 335, मतलब खुद ही आप देख रहे हो कि 50 से 60 साल तक का शासक बना। वकाटक वंश का यह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण करी थी, सम्राट की उपाधि धारण करी है। और पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे। प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। मतलब वही मैंने बताया था ना कि घोड़े को अलग अलग राज्यों में भेजे जाना, अधीनता स्वीकार करना, नहीं अधीनता स्वीकार है तो युद्ध करना पड़ेगा। प्रवरसेन के पश्चात वकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में विभक्त हो गया, एक प्रधान शाखा और एक पाशीय वर्षगुण। दोनों शाखाएं समांतर रूप से शासन किया। प्रधान शाखा शाखा के प्रमुख राजा होते थे, जैसे रुद्रसेन प्रथम। 335 से 360 तक 25 साल का शासन, 35 साल तक शासन। प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल था। प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल 390 से 410 तक रहा। प्रवरसेन द्वितीय, ठीक है, प्रवरसेन द्वितीय, नरेंद्र नरेंद्र सेन 440 से 460, पृथ्वी सेन द्वितीय 460 से 480। ये सारे राजाओं की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं गुप्त शासक, चंद्रगुप्त शासन की बात हो रही है। अगर हम यहाँ पे गुप्त शासक की बात करें, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। देखिए ये समय काल पीरियड समझिएगा, ठीक है। वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया और वकाटकों का राज गुप्त एवं शक राज्यों के बीच था, इसे सिक्योरिटी भी मिली। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त सेकंड ने इस संबंध को स्थापित किया था। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय जो था कि मृत्यु हो गई। उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन और दामोदर सेन आवश्यक थे। आवश्यक मतलब अभी छोटे थे। प्रभावती गुप्ता ने ही शासन पूरा यह संभाला। यह काल वकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल रहा, क्योंकि भाई लड़की थी तो मदद तो करेंगे ही, हेल्प करेंगे। तो गुप्त वंश भी स्वर्णकाल रहा है, ये समय भी स्वर्णकाल रहा है। प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा, ठीक है। पृथ्वी सेन सेकंड वकाटक के प्रधान शाखा का अंतरिम शासक था। उसके बाद उसका राज बाशिम शाखा के हरिशेन के हाथों में चला गया, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझनी है, इनके अगर आप नोट्स बनाएंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। वकाटक वंश कला एवं साहित्य के क्षेत्र में कैसा था, उसका जो आर्ट और लिटरेचर था वो कैसा था। वकाटक वंश के जो राजा प्रवरसेन द्वितीय, जो अभी मैंने एक नाम बताया था प्रभावती, उनका पुत्र, मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना करी। सेतुबंध की रचना करी, ये किताब में आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। सर्वसेन ने हरिविजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ लिखा। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय की राज्यसभा में भी निवास किया है, क्योंकि जो राइटिंग और ये जो नाम दिख रहे हैं कुछ मिलते जुलते लग रहे हैं। वहां उनके सेतुबंध का संशोधन किया तथा वैदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा। मेघदूत लिखा, बहुत ही बढ़िया है, कभी टाइम मिले तो जरूर पढ़िएगा। वकाटक नरेश पृथ्वी सेन द्वितीय के सामंत व्याध देव ने नचना मतलब नयना कुठार पन्ना के मंदिर का निर्माण करवाया। अजंता का जो 16वां तथा 17वां गुहा विहार मतलब जो गुफाएं थीं और 19वें गुहा चैन का निर्माण वकाटक के शासन काल में ही हुआ था। तो ये जो गुफाएं हैं, ये जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट ब्राह्मण वंश अगर आप देखते हैं तो चेदी डायनेस्टी कलिंगा,
तो कलिंगा, कलिंग राज का नाम आपने सुना ही होगा। यही एक रीजन था अशोक की मृत्यु के उपरांत प्रथम शताब्दी में, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में एक राजवंश, एक ब्राह्मण राजवंश, यदुवंश राजवंश का स्टार्टिंग हुई। ठीक है, इनकी इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख जो था, हाथी गुम्फा अभिलेख भुवनेश्वर उड़ीसा से मिलता है। उड़ीसा, तो उड़ीसा में ही कलिंग राज की हम लोग बात भी करते हैं। खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था, खारवेल वंश। ठीक है, खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। जो खारवेल था वो जैन धर्म का फॉलोवर था, जैन धर्म का फॉलोवर था। क्लियर है ना? और उसने जैन मुनियों के लिए, जैन मुनियों के लिए, जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में, उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया। ठीक है, तो ये लास्ट ब्राह्मण वंश था, लास्ट ब्राह्मण वंश था जिसके बारे में आपने यहाँ पे पढ़ा। और चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जूम करके अगर छोटा लग रहा हो तो नोट्स भी बना सकते हैं, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो मैं तो कहूँगा कि आप सभी लोग नोट्स बना लें, और आज की क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे, और आगे बहुत ही बेहतरीन क्लासेस और भी लेंगे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे मिलते हैं आशीर्वाद आईएएस चैनल पे फिर से एक नेक्स्ट क्लास की ओर।